नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 8 का भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन संसाधन। ये भूगोल का पार्ट नंबर 2 है। इसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले भूमि पर। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर बहुत से प्राकृतिक संसाधन, महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं। उनमें से भूमि भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ के क्षेत्रफल का लगभग 30% जो भूभाग है वह भूमि है। ये 30% जो भूभाग है यह भी पूरी तरह से आवास योग्य नहीं है। कारण कहीं पर ऊबड़ खाबड़ धरातल है तो कहीं पर पर्वतों के ढाल है, कहीं पर जलाकांत निम्न क्षेत्र जहाँ बाढ़ ज़्यादा आती है, कहीं पर मरुस्थल है तो कहीं पर सघन बसे हुए वन क्षेत्र है। इनकी अलग अलग प्रकार की भूमि के पाए जाने के कारण यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति भी अलग अलग प्रकार से निवास करते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वो वहीं निवास करता है जहाँ पर उसके जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है। इसी आधार पर धरातल पर उर्वर जमीन मतलब उपजाऊ जमीन और नदी घाटी जो क्षेत्र है वहाँ पर कृषि योग्य भूमि पाए जाने के कारण वहाँ पर विश्व के सबसे सघन बसित क्षेत्र पाए जाते हैं। अब देखिए भूमि का उपयोग। देखिए भूमि के उपयोग के आधार पर हम सब जानते हैं कि भूमि का उपयोग जो है वो कृषि कार्य के लिए किया जाता है, वानिकी के लिए किया जाता है। साथ ही भूमि का उपयोग उद्योगों की स्थापना, सड़क के लिए भी किया जाता है। साथ ही हम जानते हैं कि भूमि का जो उपयोग होता है वो खनन कार्य के लिए भी किया जाता है। अभी भूमि का जो उपयोग है ये कुछ भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। भौतिक कारकों में स्थल आकृति, स्थल की बनावट कैसी है, उसके बाद मृदा, वहाँ की मिट्टी कैसी है, जलवायु, इसके अलावा जलवायु के साथ साथ वहाँ पर खनिज की उपलब्धता और जल की उपलब्धता भी भूमि के उपयोग का निर्धारण करती है। क्योंकि अगर स्थल आकृति ऊबड़ खाबड़ होगी तो वहाँ पर भूमि का उपयोग उस हिसाब से होगा। क्योंकि अगर समतल भूमि नहीं होगी तो ना वहाँ उद्योगों की स्थापना होगी और ना ही वहाँ पर मनुष्य सघन मात्रा में बस पाएंगे। क्योंकि अगर स्थल आकृति ऊबड़ खाबड़ है तो मनुष्य के जीवन जीने के लिए जो अनुकूल परिस्थिति होती है उन परिस्थितियों में ये विद्यमान नहीं है। तो भूमि के जो भौतिक कारक है जिन पर भूमि का उपयोग निर्भर करता है उनमें स्थल आकृति, मृदा, जलवायु। जो भौतिक कारक है इनमें स्थल आकृति, मृदा, जलवायु, इसके अलावा खनिज व जल की उपलब्धता। इसके अलावा कुछ मानवीय कारक भी है। मानवीय कारकों में जनसंख्या और प्रौद्योगिकी ये भी भूमि के उपयोग को निर्धारित करते हैं। भूमि के उपयोग के निर्धारण में मानवीय कारकों के अंतर्गत जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी आती है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि जहाँ पर मनुष्य प्राचीन सभ्यताएं देखी होगी आपने, प्राचीन सभ्यताएं अधिकतर नदी के किनारे ही विकसित हुई। कारण क्या था कि वहाँ पर मनुष्य के जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ थी। कारण ये था कि वहाँ पर समतल भूमि पाई जाती है, उपजाऊ भूमि थी, जल की उपलब्धता थी, इसलिए मनुष्य ने और क्षेत्रों को छोड़कर वहाँ पर निवास करना वाजिब समझा। अब देखिए भूमि के प्रकार बताए गए हैं। स्वामित्व के आधार पर हम लोग जानते हैं स्वामित्व के आधार पर भूमि को 2 भागों में बांटा गया है। एक निजी क्षेत्र की भूमि और एक होती है सामुदायिक भूमि। जैसा कि आपको ज्ञात है निजी क्षेत्र की भूमि होती है वो निजी व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में रहती है, यानी उसकी पर्सनल भूमि होती है, निजी भूमि होती है। जबकि हम जब बात करें सामुदायिक भूमि की तो सामुदायिक भूमि जो होती है उस पर समुदाय का अधिकार होता है। उस भूमि का उपयोग समुदाय को ध्यान में रखकर उसके फायदे के लिए या उसके उपयोग के लिए किया जाता है, जैसे चारा उगाना, जड़ी बूटियां उगाना या फिर फल आदि के बागान लगाना। ये जो सामुदायिक भूमि होती है ये समुदाय को ध्यान में रखकर इसका उपयोग किया जाता है। सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहा गया है।
जैसा कि आप लोगों को पता है कि भूमि जो है वो सीमित है। भूमि रबड़ तो नहीं है कि उसे खींचकर बड़ा कर दिया जाए या फिर उसे काट कर छोटा कर दिया जाए। भूमि जो है वो सीमित मात्रा में, परंतु मनुष्य की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, बढ़ती जनसंख्याएं हैं, उन लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो सीमित नहीं है। उन आवश्यकताओं को देखकर भूमि का उपयोग अलग अलग रूप से किया जाता है। देखा होगा आपने, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है, कहीं पर लंबे चौड़े पठार है, कहीं पर मैदानी क्षेत्र है। तो अलग अलग क्षेत्र की बसावट के आधार पर अलग अलग प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है, उसके आधार पर भूमि का उपयोग भी अलग अलग मात्रा में होता है। अब देखिए, बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए कृषि योग्य भूमि को अब व्यवसायिक गतिविधियों में उपयोग में लिया जाने लगा है। कुल मिलाकर अब गांवों में भी कृषि योग्य भूमि को औद्योगिक भूमि में तब्दील किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्रों में आपने देखा होगा, कृषि योग्य और वन क्षेत्र की भूमियों को जंगलों को काट काट कर रिहायशी इलाके बनाए जा रहे हैं, यानी मनुष्य के रहने के लिए स्थान बनाए जा रहे हैं। लंबी चौड़ी भूमियों को काट काट कर, पेड़ों को काट काट कर वहां पर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। उद्योगों के लिए जो परिस्थितियां होती है, वह परिस्थितियां वहां पर बनाई जा रही है। तो कुल मिलाकर मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए इस प्राकृतिक जो महत्वपूर्ण संसाधन है भूमि, इसका भी दुरुपयोग करना, शोषण करना शुरू कर दिया है, जिससे बहुत सी समस्याएं यहाँ पर पैदा हो गई है। उनमें से एक समस्या है भूमि का निम्नीकरण और मृदा का अपरदन, जिससे धीरे धीरे अब जो प्राकृतिक संसाधन है, ये भूमि है, इसका पतन शुरू हो चुका है। मतलब प्राकृतिक संसाधन अब लगभग धीरे धीरे खत्म होता ही चला जा रहा है, क्योंकि हमने इनका उपयोग परिवर्तन कर दिया है, मतलब भू उपयोग परिवर्तन कर दिया है। जो भूमि कृषि योग्य थी, अब हमने उसे रिहायशी इलाकों में बांट दिया है, यानी रिहायशी इलाकों में हमने उसे तब्दील कर दिया है। जो भूमि कृषि योग्य थी, वन की थी, उसे हमने उद्योग धंधों में तब्दील कर दिया है। उद्योग लायक भूमि, उद्योग जो क्षेत्र थे वो बसा दिए हैं, जिस कारण से अब हमारे यहाँ का जो भूमि संसाधन था, ये धीरे धीरे एक तरह से प्राकृतिक वातावरण न होकर मानव की आवश्यकता के अनुसार तब्दील हो रहा है, जिससे धीरे धीरे बंजर भूमि की उपलब्धता बढ़ती ही जा रही है। अब भूमि संसाधन का संरक्षण, अब देखिए, आप लोग सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए मनुष्य किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। इसलिए देखिए, मनुष्य ने बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए कृषि योग्य भूमि और वना आच्छादित क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को अब बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए उनका भी शोषण करना शुरू कर दिया है। मतलब जो भूमि कृषि योग्य थी, जो भूमि वनों की थी, अब मनुष्य ने उन्हें अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए रिहायशी इलाके और औद्योगिक धंधों के लिए औद्योगिक भूमि में तब्दील करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे इस प्राकृतिक महत्वपूर्ण संसाधन जो भूमि है, उसका धीरे धीरे खत्म होने का गार पहुंच चुकी है। अगर इसी प्रकार से मानवीय गतिविधियां जारी रही तो आने वाले कुछ समय में हमारी यह भूमि पूरी तरह से उपजाऊता को खो देगी और बंजर भूमि मरुस्थल के रूप में तब्दील हो जाएगी। वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का विनियमित उपयोग व अतिचारण को रोककर हम अपनी इस प्राकृतिक महत्वपूर्ण संसाधन भूमि को बचा सकते हैं। तो क्या वो पहले बता दिया गया है, भूमि जो है ऐसा नहीं है कि रबड़ की तरफ से खींच कर हम बड़ा कर देंगे, कि भूमि जो हमारे यहाँ पर उपलब्ध है, उस भूमि पर जो 30% भूभाग है, उस पर विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है, जबकि भूमि का 70% भूभाग जो है निर्जर और विरल है। मतलब वहाँ पर या तो वो अनुपजाऊ है, बंजर है, या फिर वहाँ पर व्यक्ति निवास नहीं करते हैं। इसलिए अगर भूमि को बचाना है तो हमें रासायनिक कीटनाशक पदार्थों का उपयोग कम करना पड़ेगा, अतिचारण कम करना पड़ेगा,
जिस कारण से भूमि को हम बचा पाएंगे, वरना वो दिन दूर नहीं जिस दिन भूमि हमारे यहाँ पर रहेगी तो सही, परंतु वह उपजाऊपनता खो देगी और निर्जर रूप में पूरी तरह से बंजर होकर हमारे लिए समस्याएं बना देगी। क्योंकि कहा जाता है प्रकृति जो है उसका स्वभाव ऐसा ही होता है, वो हमें सब चीज़ें निःशुल्क उपलब्ध करवाती है, परंतु मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए उस प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर शोषण करके क्षमता से अधिक उसका उपयोग करके, क्षमता से अधिक उसका दुरुपयोग करके उस चीज को, उस भूमि के प्राकृतिक संसाधन को या उस प्राकृतिक संसाधन को शरण करते करते, खत्म करते करते उस स्थान पर पहुंचा देता है जहां पर उसका उपयोग कुछ भी नहीं हो पाता है। फिर मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं रहता है और प्रकृति अपनी विनाश लीला के आधार पर मनुष्य से उसका बदला लेना शुरू करती है। दूसरा हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें वह है मृदा। मृदा क्या होती है? देखिए, सबसे पहले मृदा होती क्या है? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी रहती है, निकटता से जुड़ी रहती है। मतलब धरातल के पृष्ठ पर जो दानेदार कणों का आवरण की जो पतली परत पाई जाती है वह मृदा कहलाती है। यह भूमि से बहुत निकटता से जुड़ी रहती है। हम सोचते हैं साहब मृदा का निर्माण होता कैसे? तो देखिए, मृदा का निर्माण जो होता है चट्टानों से प्राप्त खनिज व जैव पदार्थों तथा धरातल पर पाए जाने वाले खनिजों से मिलकर होता है। यह प्रक्रिया एक अपक्षय प्रक्रिया के माध्यम से मृदा बनती है। खनिजों व जैव पदार्थों का सम्मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। यानी मृदा जो बनती है ये मृदा अपक्षय प्रक्रिया के माध्यम से इसका निर्माण होता है। अब देखिए, 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्षों का समय लग जाता है। अब अपक्षय प्रक्रिया क्या होती है? अपक्षय प्रक्रिया होती है, देखिए, तापमान में परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्यों के क्रियाकलाप के द्वारा अनावृत सेलों का टूटना व क्षय होना अपक्षय प्रक्रिया कहलाता है। अभी जो अपक्षय प्रक्रिया है इसके माध्यम से मृदा का निर्माण, मतलब चट्टानों का टूटना, खनिजों का टूटना, इससे ये मृदा का निर्माण होता है। अब मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? बहुत से कारकों निर्भर करता है, वहाँ की परिस्थिति के आधार पर मृदा का बनावट होती है। तो मृदा के बनावट को प्रभावित करने वाले, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, देखिए बताते। सबसे पहले हम ये मान लीजिए मृदा है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक बताए गए हैं। सबसे पहले जनक शैलें, मतलब चट्टानें, ये मृदा को प्रभावित करने वाला पहला कारक है। फिर मृदा को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है उस क्षेत्र की जलवायु। फिर तीसरा कारक है ऊंचाई। चौथा कारक है वनस्पति
और सबसे अहम रोल जो होता है मृदा निर्माण में वो होता है समय का। इन कारकों पर मृदा का निर्माण यानी मृदा के निर्माण में यह कारक अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। अब देखिए, मृदा का क्षरण होना भूमि को अनुपजाऊ बना देता है, इसलिए मृदा क्षरण को रोकने के लिए हमें बहुत सी विधियां बताई गई है मृदा का निर्माण। अब देखिए, मृदा के बारे में पढ़ लेते हैं। मृदा का क्षरण व मृदा की क्षीणता, मृदा का अपरदन, मृदा की क्षीणता, मृदा का क्षरण, ये मृदा संसाधन के प्रमुख खतरे बताए गए हैं। अब देखिए, मानवीय क्रियाओं और प्राकृतिक क्रियाओं दोनों के द्वारा मृदा का निम्नीकरण हो सकता है, मतलब मृदा की मात्रा की जो उपजाऊ परत है वो धीरे धीरे खत्म हो सकती है। अब मृदा निम्नीकरण के कारण बताए गए। देखिए, मृदा निम्नीकरण के कारण बताए गए हैं। इन मृदा निम्नीकरण के कारकों में वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव का अत्यधिक मात्रा में छिड़काव, वर्षा दोहन, भूस्खलन व बाढ़, इनके कारण मृदा का निम्नीकरण होता है। मतलब मृदा का निम्नीकरण होता है मृदा में उपजाऊपन की कमी आ जाना। अब मृदा को बचाने के लिए, क्योंकि मृदा जो है वो उपजाऊ परत है, वो नहीं होगी तो भूमि में उपजाऊपनता एक तरह खत्म हो जाएगी। तो उसे बनाए रखने के लिए, मृदा के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए हम मृदा संरक्षण के कुछ उपाय जानेंगे, जिसके आधार पर विधियाँ बताई गई है। देखिए, मृदा संरक्षण की विधियाँ बताई गई है। पहली बताई गई वेदिका फार्म, दूसरी है समुच्च रेखीय जुताई, तीसरी रक्षक मेखलाएं, चौथी समुच्च रेखीय रोधिकाएं, पांचवी चट्टान बांध और छठी बताई गई बीज की फसल उगाना। हम इस वीडियो की चर्चा करेंगे। उससे पहले हम मृदा निम्नीकरण के बारे में, मृदा क्षरण होता है, मृदा जो अपरदन होता है, उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग कर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप कुछ नहीं करना है, आप 2 ट्रे लीजिए। दो ट्रे ले लीजिए। आप ट्रे जानते हैं ना, प्लेटें, 2 प्लेटें ले लीजिए। 2 समान प्लेटें लेने के बाद में उन समान प्लेटों को नाम दे दीजिए। ये ए हो गई और ये ब हो गई। अब इन प्लेटों में 6-6, 7-7 छेद कर दीजिए। बारीक बारीक छेद करते हैं ना, चलनी बनाते हैं, इसमें छेद कर दीजिए। बराबर छेद सब में कर दीजिए। दोनों प्लेटों में बराबर छेद कर देंगे। बराबर छेद करने के बाद में अब हम इन दोनों ट्रे में मिट्टी भर देंगे, मृदा भर देंगे। दोनों में हमने मिट्टी समान मात्रा में भर दी है। अब जो ए वाली प्लेट है, इस प्लेट को हम मृदा के भरोसे छोड़ देंगे और ब वाली प्लेट में हमने कुछ बीज डाल दिए हैं। पौधों के बीज होते हैं, वो बीज डाल दिए। कुछ समय के बाद में इसमें पौधे उग जाएंगे और ये बिल्कुल खाली है। अब हमारा प्रयोग शुरू होता है। हम देखेंगे मृदा का अपरदन कैसे होता है। देखिए, मृदा का अपरदन को देखने के लिए हम अब इन दोनों प्लेटों को थोड़ा खड़ी मात्रा में, जैसे होता है ना, हम किसी भी चीज़ को, ये सीधी है, अब इसे हम खड़ी मात्रा में ऐसे लगा देंगे। अब खड़ी मात्रा में लगाने के बाद में देखिए कैसे, ये एक सीधी परत है और इसके ऊपर हम इस प्रकार से खड़ी मात्रा में दो ट्रे को लगा देंगे। दोनों ट्रे को इस प्रकार खड़ी मात्रा में लगाने के बाद में अब हम इनके नीचे एक एक बॉक्स, जिसे हम या तो बाल्टी या फिर किसी प्रकार का कोई बर्तन ऐसा, जिनमें पारदर्शी रूप से वो मृदा में दिखती रहे, जिनमें ऊपर से आने वाला पानी इकट्ठा होता रहे। अब देखिए, हमारा प्रयोग शुरू होता है। हमने खड़े रूप में दोनों ट्रे लगा दी। अब इन दोनों ट्रे में हम जल डालेंगे। पाइप से या मग्गे से हम इसमें पानी डालते रहेंगे। दोनों ट्रे में हमने पानी डाला। अब पानी डालने के बाद में हम देखते हैं ये जो ए वाला भाग है, इसमें मृदा की मात्रा ज़्यादा होती है और इसमें मृदा की मात्रा कम होती है। कारण क्या है? देखिए, कारण बताता हूँ। यहाँ पर
क्या होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं मिट्टी को, मृदा को अपनी जड़ों से बांधे रखते हैं। इसलिए वह वाली जो ट्रे थी, इसमें जो पौधे उगाए थे उन्होंने मिट्टी को अपनी जड़ों से बांधा रखा, इसलिए इसमें मिट्टी अपरदन, मिट्टी क्षरण कम हुआ। और जबकि ए वाले जो ट्रे थी उसमें पेड़ पौधे नहीं थे, यानी खाली मृदा थी, इसलिए जहाँ खाली मृदा होती है वहाँ पर जल के बहाव से मिट्टी का क्षरण या अपरदन अधिक मात्रा में होता है। तो कुल मिलाकर अब आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर पेड़ पौधों की मात्राएं कम होती है वहाँ पर मिट्टी का क्षरण अधिक मात्रा में होता है, यानी मिट्टी अधिक मात्रा में निम्नीकरण को चली जाती है, क्योंकि पानी का तेज बहाव उस मृदा को बहा कर ले जाता है। परंतु जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहां पर वो अपनी जड़ों से मिट्टी को बांधे रखते हैं, इसलिए मिट्टी का क्षरण वहां पर कम होता है। अब देखिए मृदा संरक्षण के लिए हमने जो विधियां बनाई थी, इन विधियों को हम समझते हैं। पहली विधि है समोच्च फार्म, पहली विधि है वेदिका फार्म। वेदिका मतलब होता है, हम लोग जब हवन करते हैं, देखा होगा आपने, हवन कुंड जब हम बनाते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तो वहाँ पर हम वेदिका का निर्माण करते हैं। मतलब वहाँ पर एक प्रकार का हवन कुंड बनाते हैं। उस हवन कुंड की आकृति कैसी होती है? उस हवन कुंड की आकृति होती है इस प्रकार की। होती है नहीं होती है? होती है ना, बराबर से हम 2-2 3-3 सीढ़ियाँ उसमें बना देते हैं वेदिका रूप में। तो इसी प्रकार से ढलान वाले क्षेत्रों में मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार से सीढ़ी नुमा वेदिका फार्म बना दिए जाते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ परत एक परत से बहकर दूसरी परत पर आकर रुक जाती है, जिससे मिट्टी का निम्नीकरण बहुत कम मात्रा में हो पाता है। दूसरा है समुच्च रेखीय जुताई। अब देखिए ढलान वाले क्षेत्रों में समुच्च रेखीय जुताई, चट्टानी क्षेत्र होते हैं, वहां पर इस प्रकार का प्रयोग कर समुच्च रेखीय जुताई कर हम मिट्टी के अपरदन को या निम्नीकरण को रोक सकते हैं। देखिए उसके लिए हम चट्टानी क्षेत्र होते हैं वहां पर समुच्च रेखीय खेती करते हैं, ये इस प्रकार से। अब ये पूरी चट्टानी भाग है, इस पूरी चट्टानी भाग में इस प्रकार हम रेखाएं खेती कर देंगे। इन क्षेत्रों में, ये क्षेत्र है ना, इन क्षेत्रों में हम फसल बोएंगे, जिस कारण से यहाँ मिट्टी जकड़ी रहेगी। जहाँ यह फसल होगी वहाँ मिट्टी उनकी पौधों की जड़ों से जकड़ी रहेगी, और ये क्षेत्र है यहाँ से चट्टानों पर आने वाला जल बहकर चला जाएगा, जिससे ये पेड़ पौधे उगे हुए हैं ना, ये जो फसल उगी हुई है, इस फसल के द्वारा जब वर्षा का जल आएगा तो इन पत्तलों में सिंचाई भी हो जाएगी, और पेड़ पौधे उगे रहने के कारण इन मिट्टी का क्षरण भी नहीं होगा, क्योंकि पेड़ पौधे अपनी जड़ों से इन मिट्टियों को बांधे रखेंगे और यहाँ पर बहने वाला जल भी प्रभावित नहीं होगा। तीसरा है रक्षक मेखला। देखिए तटीय इलाके जो होते हैं, जैसे हमारे पठारी क्षेत्र के बाद में तटीय मैदानों में, हमारे यहाँ पर समुद्र तटीय मैदान दिए गए। उन समुद्र तटीय मैदानों में हवा के बहाव को कम करने के लिए, हवा की गति को कम करने के लिए और हवा से होने वाले मिट्टी अपरदन को रोकने के लिए, मिट्टी निम्नीकरण या मिट्टी क्षरण को रोकने के लिए यहाँ पर पेड़ पौधों की लगातार एक पंक्तियाँ लगा दी जाती है, जिसे रक्षक मेखलाएं कहते हैं। देखिए कैसे, ये जिसे मान लीजिए ये तटीय इलाके हैं, इन तटीय इलाकों में हवा के बहाव को कम करने के लिए, हवा की गति से होने वाली मिट्टी क्षरण को रोकने के लिए यहाँ पर पंक्तिबद्ध पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार से एक पंक्ति से पेड़ पौधे लग जाते हैं, जिससे पेड़ पौधे जो होते हैं मिट्टी को अपनी जड़ों से बांधे रखते हैं, और जब हवा का बहाव आता है
तो हवा के बहाव से ये मिट्टी के प्रवाह को रोक देते हैं। रक्षक मेखला है, मेखला मतलब पेड़ पौधे होता है, तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो उस क्षेत्रटीय मैदानों की मिट्टी को बनाए रखते हैं। फिर आता है समुच्च रेखीय रोधिकाएं। अब देखिए समुच्च रेखीय हम जुताई पढ़ी थी, अब समुच्च रेखीय रोधिकाएं आती है। अब इसके अंतर्गत जो समुच्च रेखीय हम जुताई करते हैं, उस जुताई के आसपास वाले इलाके में अधिक मात्रा में मृदा अपरदन ना हो, तो उसके लिए हम पेड़ पौधे, मिट्टी या फिर दूसरे प्रकार की विधियां अपनाकर रोधिकाएं मतलब होता है, रोधिका मतलब मान के किसी प्रकार का सामने लगाया गया विराम, जैसे होता है ना डाट लगा देते हम, पानी बह रहा है उसमें पत्थरों का बाधा उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार से ये समुच्चय जो रोधिका जुताई होती है, इन्हीं के पास में हम यहाँ पर पत्थर लगा देते हैं या फिर मिट्टी डाल देते हैं, जिनसे ये बीच बीच में पानी के बहाव को प्रभावित करती है। किन्हीं कारणों से अगर समुच्च रेखीय जुताई से कुछ उपजाऊ मिट्टी बहकर आगे जाती भी है, तो इन पत्थरों से इस मिट्टी से टकराकर वो यहाँ पर उपजाऊपनता छोड़ जाती है और मिट्टी का क्षरण नहीं हो पाता, मिट्टी यहाँ पर आकर रुक जाती है। फिर होता है चट्टान बांध। आपने देखा होगा बहुत से बांध बनाए जाते हैं। अब उन बांधों का बनाने का कारण, पीछे कारण क्या है? एक तो जल का, जब जहाँ पर जल की कमी हो वहाँ पर उन बांधों द्वारा जल सप्लाई की जाए, या फिर जब वर्षा का जल कम बरसे तो उनके द्वारा पेयजल के रूप में या कृषि योग्य जल के रूप में उन बांधों पे जल लिया जाए। दूसरा कारण है नदियों के तेज बहाव के कारण जो मिट्टी बहकर आती है, उस मिट्टी की गुणवत्ता वाली मिट्टी को बचाए रखने के लिए बांध बनाए जाते हैं, जिससे वो मिट्टी उन बांधों के आधार पर रुक जाती है। फिर होती है बीज की फसल उगाना। देखिए जब वर्षा का जल आता है तो वर्षा के जल के आधार पर खेतों की बहुत सी मिट्टी जो होती है, उपजाऊ क्षेत्र में जो बहुत सी मिट्टी होती है, वर्षा के जल के तेज बहाव के साथ बहकर चली जाती है। तो इस बहाव को रोकने के लिए मृदा अपरदन या मृदा क्षरण को रोकने के लिए हम बीच में एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसल बो देते हैं। यह तो आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि हर फसल जो होती है अलग अलग उपजाऊपनता मिट्टी से खींचती है। जिसे हम देखते हैं ना, फसलें बदल बदल कर उत्पादन में वृद्धि करना, या अलग अलग प्रकार की, जैसे हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की ऋतुएं होती है, फसलों के आधार पर 3 प्रकार की फसल होती है ऋतुओं के आधार पर, खनीज, जायद और रवि। तो ये सब फसलें एक ही साथ क्यों नहीं बोई जाती है, अलग अलग क्यों बोई जाती है? क्योंकि कहा जाता है इनकी जो फसलें होती है वो अलग अलग प्रकार की उपजाऊपनता मिट्टी से खींचती है। तो मिट्टी में उपजाऊपनता जो बनी रहती है, उस उपजाऊपनता को बनाए रखने के लिए एक ही प्रकार के खेत में विभिन्न प्रकार की फसलों को बो दिया जाता है, जिन फसलों को बोने के बाद में वो फसलें जो होती है मिट्टी से गुणवत्ता एक समान मात्रा पे नहीं खींचती है, मिट्टी की उपजाऊपनता एक समान मात्रा पे नहीं खींच पाती है। अलग अलग प्रकार की फसल होती है जो मिट्टी से अलग अलग प्रकार की उपजाऊपनता खींचती है। जब वर्षा का जल आता है तो उस जल से वह फसलें मिट्टी का क्षरण नहीं होने देती है। इन विधियों के आधार पर हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। मृदा के संरक्षण के उपाय के रूप में हमें वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक खाद उर्वरकों का कम प्रयोग तथा वर्षा जल का दोहन, भूस्खलन आदि क्षेत्रों से मृदा को बचाने के प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाकर मृदा का संरक्षण होगा। क्योंकि अगर मृदा ही नहीं रहेगी तो भूमि का जो उपयोग है वह एक तरह से बेकार हो जाएगा। क्योंकि मृदा की जो ऊपरली परत है, भूपृष्ठ पर जो ऊपरली परत है, ये मोटे कणों का जो आवरण है यही मृदा है, यही उपजाऊपनता लिए हुए हैं। अगर ये पहली परत जल के साथ बह जाती है, हवा के साथ चली जाती है, तो मिट्टी में उपजाऊपनता भूमि में उपजाऊपनता कम हो जाती है और फिर वो हमारे सामने एक बंजर भूमि बनकर रह जाती है।